हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। आज हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है बच्चों? ग्रेविटेशनल फील्ड, सपोज करो एक मास है m, ठीक है। अब इस मास के चारों ओर का वो रीजन जहां पर अगर कोई दूसरा मास लाते हैं, सपोज करो हम एक टेस्ट मास लाते हैं स्मॉल m, ये टेस्ट मास हम लेके आ रहे हैं, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है? तो इस जहां तक ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसके चारों तरफ, उस फील्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द स्पेस अराउंड द मास where another mass experience a force, है ना। अगर हम किसी मास के चारों तरफ का वो रीजन देखें जहां पर अगर हम कोई दूसरा फोर्स, कोई दूसरा मास लेके आते हैं तो वो भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? उस मास के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। क्लियर है? अब आगे आता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक है, तो इसी डायग्राम से समझते हैं उसको। नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसी को, इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इंटेंसिटी, ये क्या होता है? किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में जो टेस्ट मास होता है, टेस्ट मास पर, यूनिट टेस्ट मास पर जितना फोर्स लगता है उसी को हम लोग उस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, तो सपोज करो ये टेस्ट मास है m, ये ग्रेविटेशनल फील्ड में प्लेस्ड है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, है ना, फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास मतलब ये टेस्ट मास से डिवाइड कर देंगे, इसी को हम लोग उस जगह पर क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा F/m। क्लियर है? तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हो गया, या फिर इसको सिंपली ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोल देते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और मास के लिए kg, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर kg। और इसका जो डायरेक्शन होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स का ही डायरेक्शन होगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखें तो ये फोर्स का डायरेक्शन इधर है, अट्रैक्ट होगा ये, तो इस पर, इस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा, है ना। इसमें से बहुत सारा जो टर्म है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी रिलेटेड है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक से, तो वहां से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम जानते हैं, हमने देखा था इसके पिछले वाले लेक्चर में कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके लिए भी हम क्या करते थे? F/m करते थे। g के लिए याद करो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, इसके लिए भी क्या था? F/m। तो इन दोनों का फॉर्मूला सेम है ना। तो जो g और r के लिए हमने ग्राफ बनाया था वही सेम ग्राफ E और r के लिए भी हो जाएगा। यहां पर देखते हैं उसको आगे। दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है ना, E का और G का फॉर्मूला सेम है। तो E वर्सेस R का अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो इधर ये E आ जाएगा, इधर R, तो ये G के ग्राफ जैसे ही होगा, ये ग्राफ है ना ऐसे। ये हम लोग कहां पर बात कर रहे हैं? R क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ है। R क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ है, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है। क्लियर है? तो ये आप याद रखोगे, R इज इक्वल टू R हो जाएगा ग्रेटर देन के लिए और ये लेस देन के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और यहाँ पर
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये सेम ग्राफ आपने किसके लिए देखा था, जी वर्सेस आर के लिए, है ना, अर्थ के केस में। क्लियर है बच्चों? तो यही सेम ग्राफ किसके लिए हो जाएगा, ई वर्सेस आर के लिए हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, किसी मास के चारों ओर का वो रीजन जहां पर हम किसी, मान लो सपोज है टेस्ट मास को लेके आ रहे हैं, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है? तो वो उसका क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा। दूसरा हम देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट का फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, वहां पर जो फोर्स लगेगा यूनिट टेस्ट मास पर लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास देखते हैं। एक पॉइंट मास के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास, ड्यू टू अ पॉइंट मास। ठीक है, तो एक पॉइंट मास है, मान लेते हैं m। अब इससे r डिस्टेंस पर, यहां पर इस पॉइंट पर मान लेते हैं p पॉइंट पर, हमें क्या बताना है, ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं उसको। तो ये कितना होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर हम एक टेस्ट मास रखते हैं। क्या रखते हैं, टेस्ट मास। अब इस टेस्ट मास पर कितना फोर्स लग रहा है उसको देख लेते हैं। तो इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर, है ना। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम होगा, ई का डायरेक्शन, है ना। तो ई इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे यहां पर, एफ बाई एम, ये हमारा ई हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। तो फोर्स कितना लग रहा है, एफ इज इक्वल टू जी, पहला वाला मास m इंटू स्मॉल m बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, r का स्क्वायर। इस मास को इधर डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, f बाई एम इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। f बाई एम को ही हम लोग क्या बोलेंगे, e, तो e इज इक्वल टू आ जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स के डायरेक्शन में इधर होगा, है ना। तो कहीं पर भी पॉइंट मास दिया रहेगा तो उसके कारण किसी डिस्टेंस पर अगर हमें फील्ड चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे जी एम बाई आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक? ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। एक क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्मूले से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है, इनफाइनाइट बॉडीज ऑफ masses 3 kg each are placed on x axis at a distance 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter dash 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 respectively from origin से बोला गया है ना। तो हमें कैलकुलेट करना है फील्ड स्ट्रेंथ एट ओरिजिन, है ना। तो कैलकुलेट फील्ड स्ट्रेंथ एट ओरिजिन। फील्ड स्ट्रेंथ बोल लो या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोल लो। ठीक है, तो ओरिजिन पर कितना होगा ये हमें बताना है। तो थोड़ा सा मैं इसका पिक्चर क्लियर करते हैं क्वेश्चन का, है ना। तो क्या बोला गया, ये ओरिजिन है, सपोज इसको ओ नाम दे देते हैं। अब यहां से 1 मीटर के डिस्टेंस पर, यहां पर 1 मीटर के डिस्टेंस पर एक मास प्लेस्ड है 3 kg का।
क्लियर है दोस्तों। अब यहां से ओरिजिन से कितना बोला गया है, उसके बाद में 2 मीटर डिस्टेंस पर, ये 2 मीटर डिस्टेंस पर दूसरा मास प्लेस्ड है 3 kg का। अब इस ओरिजिन से 4 मीटर के डिस्टेंस पे, यहां से 4 मीटर के डिस्टेंस पे तीसरा मास प्लेस्ड है 3 kg का, और ऐसे ही चलते जा रहे है ना। इनफाइनाइट मासेस है, इनफाइनाइट बॉडीज है, तो हमें इन सभी के कारण पॉइंट O पर या ओरिजिन बोल लो, क्या बताना है हमें, फील्ड स्ट्रेंथ बताना है क्या होगा। क्लियर है दोस्तों। तो यहां पर देखो, पहले वाले मास के कारण इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगा है ना, वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में, ये अट्रैक्ट करेगा, फोर्स इधर लगेगा। अगर यहां पर टेस्ट मास रखते हैं, दूसरे वाले के कारण भी इसी डायरेक्शन में होगा, तीसरे वाले के कारण भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम लोग नेट इंटेंसिटी देखें तो नेट इंटेंसिटी किधर आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। सभी को ऐड कर देंगे तो नेट इंटेंसिटी मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर जो नेट इंटेंसिटी होगा, नेट इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ एट ओरिजिन, वो किसके कारण होगा, पहले वाले के कारण मान लो I1 है, दूसरे वाले के कारण मान लो I2 है, तीसरे वाले के कारण मान लो I3 है। तो I नेट क्या हो जाएगा बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डैश डैश डैश। क्लियर है, क्योंकि इनफाइनाइट बॉडीज है तो डैश 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 लिखना पड़ेगा। इसके आगे समझते हैं पहले वाले मास के कारण कितना होगा। तो हमने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले फॉर्मूला पढ़ा है, उसी फॉर्मूले पे रख देंगे। तो हम जानते हैं, मान लो एक पॉइंट मास है m, इसके कारण r डिस्टेंस पर अगर हमें इंटेंसिटी चाहिए तो इसके साइड होगा, कितना होगा, gm/r²। क्लियर है, ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर जो I नेट है, I नेट हमारा I1 पहले वाले मास के कारण कितना होगा, तो पहले वाले मास के कारण लिख लेंगे। तो g को g ही रखेंगे। मास कितना है 3, तो इसको 3 लिख लो। डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये इसी डायरेक्शन में I1, I2 भी इसी डायरेक्शन में, इसलिए ऐड कर रहे हैं ना। दूसरे वाले के कारण क्या हो जाएगा, g, मास है 3 और डिस्टेंस कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस तीसरा वाला मास भी 3 है, तो g 3 और नीचे कितना आ जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस डैश 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 करेंगे। क्लियर है दोस्तों। अब यहां से देखो, इसमें से g और 3 कॉमन आ जाएगा, मतलब 3g बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा, 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/1 के स्क्वायर को 1/1 लिख सकते हैं, 1 बाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ऐसे ही डैश डैश डैश। ये इनफाइनाइट है। क्लियर है। तो आप थोड़ा मैथ्स जानते हैं, यहाँ पर मैथ्स लगा देते हैं। ये सम है, कौन सा सीरीज बन रही है, AP बन रहा है कि GP बन रहा है। तो यहाँ पर देखो ये GP बनेगा, क्या बनेगा, GP। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है जिसको A से डिनोट करते हैं वो 1 मिलेगा, और जो रेशियो होता है देखो, कॉमन रेशियो यहाँ पर कितना आ जाएगा, R से डिनोट करते हैं, कितना आ जाएगा। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, जो आगे वाला टर्म है उसको पीछे वाले टर्म से डिवाइड करो। 1/4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/4। 1/16 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/4। तो ऐसे आगे डिवाइड करते जाओगे आप पीछे वाले टर्म से, तो सेम रेशियो मिलेगा 1/4। तो 1/4 को हम लोग क्या बोलते हैं, R। तो R हमारा क्या आ रहा है, 1/4, जो सेम नंबर मिल रहे हैं। क्लियर है। अब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन GP का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन GP क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन GP क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A/1 - R, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको यहां पर हम लोग अप्लाई कर देंगे, आंसर मिल जाएगा हमको। तो देखते हैं आगे। आई होप आप नोट कर रहे हो, ठीक है। तो S इन्फिनिटी, A का वैल्यू कितना है 1, डिवाइड बाई 1 - 1/4,
इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये तो इसके लिए है ना। हमें क्या निकालना है, आई नेट निकालना है। ये इतना क्या हो गया, एस इन्फिनिटी हो गया है ना। तो एस इन्फिनिटी कितना आ रहा है, तो ये 1 डिवाइड बाई ये 4 माइनस 1, 3/4 हो जाएगा। तो ये 4 ऊपर चले जाएगा तो 4/3 आ जाएगा। क्लियर है। तो आई नेट हमें क्या मिलेगा, 3g इंटू ये वाला टर्म कितना आ रहा है 4/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिलेगा 4g। ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है वो देखते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो आपको यहां पर केवल फॉर्मूला याद रखना है। तो पहला केस इसमें होता है, अगर हम उसके स्फीयर के अगर बाहर देख रहे हैं तो क्या होगा, स्फीयर के बाहर तो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, आउटसाइड देख रहे हैं, है ना। तो ये हमारा स्फीयर है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। ये इसका रेडियस है कैपिटल आर। अब इससे बाहर यहाँ पर एक पॉइंट है P, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो होता है E इज इक्वल टू आता है Gm/r का स्क्वायर, ये आता है। ये आपको याद रखना है बच्चों, है ना। किधर होगा, इसके सेंटर की तरफ इसका डायरेक्शन हो जाएगा। दूसरा, अगर सरफेस पर बात करें, कहाँ पर, सरफेस पर, सेकेंड एट R इज इक्वल टू कैपिटल R, कहाँ पर बात कर रहे हैं, सरफेस पर। तो सरफेस मतलब यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट, है ना। ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ये रेडियस है R यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो R और कैपिटल R तो बराबर है, तो यहाँ पर इसी में स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे। तो ये आ जाएगा Gm/कैपिटल R का स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब तीसरा केस होता है इनसाइड। थर्ड क्या होता है, इनसाइड, एट R इज लेस देन कैपिटल R। कहाँ पर बात कर रहे हैं, इनसाइड। इनसाइड क्या होगा, तो ये हमारा स्फीयर है, ये इसका रेडियस है कैपिटल R। इनसाइड देख रहे हैं यहाँ किसी पॉइंट पर, है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा Gm/r³ इंटू R। ये फॉर्मूला होता है Gm/r³, कैपिटल R³ इंटू R। ये रेडियस है और ये डिस्टेंस सेंटर से जहाँ तक आप देखोगे। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, या आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, और इनसाइड के लिए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसे बनेगा, E वर्सेस R का ग्राफ कैसे बनेगा उसको भी समझ लेते हैं। E वर्सेस R का ग्राफ भी समझ लेते हैं। तो E वर्सेस R का ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पर स्फीयर बना देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। देखो है ना, इन साइड क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R था, तो ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा, और आउटसाइड के लिए ऐसे ऐसे करके। तो ये E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Gm/r स्क्वायर। ये R बराबर कैपिटल R है, ये लेस देन R के लिए, और ये आउटसाइड के लिए, इनसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए सरफेस पर। तो ये ग्राफ बनेगा बच्चों, है ना। दिख रहे क्या, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं
ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल या फिर हॉलो स्फीयर बोल सकते हो, यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल के कारण क्या होगा, ठीक है, दिख रहा है क्या अच्छे से? ठीक है, ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल। क्लियर है? तो इसमें भी 3 केस होगा। पहला, जब R ग्रेटर देन R हो। कौन सा पॉइंट देख रहे हैं? आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए सेम होता है ना, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आउटसाइड सेम होता है GM/R²। दूसरा, सरफेस पर जब R बराबर R हो तो सरफेस पर भी सेम होता है, E इज इक्वल टू GM/R²। और थर्ड होता है इनसाइड, जब R लेस देन कैपिटल R हो, इनसाइड। तो इनसाइड के केस में E हमें मिलेगा 0, 0 होता है ना, क्योंकि इनसाइड मास ही नहीं है, ऐसा आप सोच सकते हो। ठीक है, तो इनसाइड हमें इंटेंसिटी या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें हम, ये हम कंसिडर कर देते हैं स्फीयर को, E वर्सेस R का, तो यहां पर तो क्या रहेगा? 0 रहेगा इनसाइड, ये R इज इक्वल टू कैपिटल R है, यहां पर क्या हो जाएगा? GM/R²। उसके बाद ये रिलेशन मिलेगा, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो ये E वर्सेस R का ग्राफ हो गया। क्लियर है बच्चों? यहां तक ये आपको याद रखना है ना, इससे क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हो। फिर आगे देखते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग ऑन द एक्सिस, एक्सिस पर देख रहे थे, ये हमारा रिंग है ना, इसका रेडियस मान लो R है, कैपिटल R। तो इसके एक्सिस पर यहाँ पर कोई पॉइंट P है, लेट सपोज स्मॉल r डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर आप याद रखना, ये होता है E इज इक्वल टू GM/R। इसका मास, रिंग का मास यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल M है, तो ये मास हो गया, है ना, और इसका रेडियस है कैपिटल R। तो इसके एक्सिस पर देख रहे हैं हम लोग, तो GM/R डिवाइड बाई R² प्लस स्मॉल r² की पावर 3/2 होता है। ठीक है, सेंटर पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर सेंटर पर, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो E सेंटर हमें मिलेगा 0, E सेंटर हमें क्या मिलेगा? 0। और मैक्सिमम जो हमें मिलता है E मैक्स जो मिलता है हमें, ये मिलता है 2GM/3√3 R²। ये कहाँ पर मिलता है? एट स्मॉल r इज इक्वल टू R/√2 पर। तो ये याद रखना है। ठीक है, ग्राफ अगर हम लोग बनाए E वर्सेस R का, E वर्सेस R का ग्राफ बनाए तो ये कुछ इस तरीके से मिलता है, ऐसे करके। ठीक है, ये पॉइंट हमारा होता है, ये यहाँ पर मैक्सिमम होगा 2GM/3√3 R², और ये पॉइंट है हमारा R/√2 पर। तो ये ग्राफ भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है? इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी फॉर्मूले को याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 यहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ का, तो और कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं।
पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहां पर हमें इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, मतलब कि तीनों साइड सेम है। यहां पर साइड दिया गया है ए, है ना, तो तीनों साइड सेम होगा। ये पॉइंट है ए, ये है बी और ये पॉइंट है ओ। ए पॉइंट पर एक मास है m और बी पॉइंट पर भी एक मास है m। तो हमें कैलकुलेट करना है पॉइंट ओ पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। तो कैलकुलेट नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पर हमें बताना है नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, अगर एक मास है m, पॉइंट मास, इससे अगर r डिस्टेंस पर हमें इंटेंसिटी चाहिए E, पॉइंट P पर सपोज करो, तो ये कितना होता है gm/r², और इसका डायरेक्शन किसकी तरफ, इस मास की तरफ हो जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर जो मास है m, इसके कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी किधर होगा, इस डायरेक्शन में, है ना, इसको मान लेते हैं E1। और B पर जो मास है उसके कारण इंटेंसिटी किधर होगा, इधर होगा, इसको मान लेते हैं E2। ये डिस्टेंस कितना है A, तो E1 बराबर आप बता सकते हो क्या, कितना होगा, G, मास कितना है m, डिस्टेंस कितना है A, तो gm/a²। डायरेक्शन किधर होगा, A की तरफ। और E2 को अगर हम लोग देखें तो E2 भी सेम आएगा, E2 भी सेम आएगा, डायरेक्शन होगा किधर, B की तरफ, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में आएगा, यहाँ कहीं ई नेट इनके बीच में आएगा कहीं पर। तो ई नेट कैसे निकालेंगे, ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2e1 e2 cos थीटा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। E1 और E2 दोनों बराबर है, तो इसको E के बराबर लिख देते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा, E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2e इंटू ई कितना हो जाएगा, E स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसल, तो क्या आ रहा है देखो, E स्क्वायर और यहाँ भी E स्क्वायर मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3e स्क्वायर। क्लियर है। तो ये E स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट से, तो क्या हो जाएगा, E√3। क्लियर है बच्चों। तो हमें E नेट क्या मिल रहा है, E√3। E किसके बराबर है, gm/a² के, तो यहाँ पर रख दो gm/a², और ये अंडर√3, इसको थोड़ा जमाक लिख देते हैं, अंडर√3 gm/a²। ये आंसर हो जाएगा। इजी है, इजी है बच्चों, कर लोगे आप सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का एक और देखते हैं। ये क्या था हमारा, ट्रायंगल था। अब एक स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर देखते हैं ना एक। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक स्क्वायर है, अब इसका साइड है A, ठीक, इस ABC और ये पॉइंट है O। ABC में 3 मास है, यहाँ पर M मास है, यहाँ पर भी M मास है और यहाँ पर भी M मास है। 3 मास प्लेस्ड है 3 कॉर्नर्स पे। हमें चौथे वाले कॉर्नर पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा वो बताना है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नेट स्ट्रेंथ
एट पॉइंट ओ पॉइंट पर नेट स्ट्रेंथ या फिर नेट इंटेंसिटी या फील्ड बोल सकते हो, कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, चलो देखते हैं। तो हमें पता है कि पॉइंट मास है, ये पहला पॉइंट मास है। इसके कारण ओ पर जो फील्ड होगा किधर होगा, इसके डायरेक्शन में होगा, इसको नाम देते हैं E1, है ना। सी पर जो मास है उसके कारण भी इधर होगा, इस साइड ऊपर के डायरेक्शन में, इसको नाम दे देते हैं E2। और बी वाले के कारण किधर होगा, यहाँ पर होगा, इधर होगा, कितना होगा E3। ठीक है, इन तीनों का मैग्नीट्यूड देखते हैं कितना होगा। पहले वाले के लिए कितना हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू जी, मास कितना है m और डिस्टेंस कितना है a, स्क्वायर है तो डिस्टेंस ये भी साइड कितना होगा a का, तो a स्क्वायर। E2 की बात करें तो E2 के लिए भी ये डिस्टेंस a है, मास सेम है, तो E1 और E2 ना हमें बराबर मिलेगा, तो उसको एक ही जगह लिख देते हैं, E1 बराबर E2 कितना आ रहा है, GM बाय ए स्क्वायर। तीसरा देखते हैं, तीसरे के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये a है, ये भी a है, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो उस ट्राइंगल का क्या है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये हमें मिलेगा √2a, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो। क्लियर है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा √2a के बराबर। तो E3 हमें क्या मिल रहा है, देखो GM बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कितना है √2a, तो √2a का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा GM बाई 2a स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करना है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या ले सकते हैं, E1 और E2 बराबर है ना, तो इसको E मान लेते हैं। अब देखो जो E3 है वो GM बाई a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, E बाई 2 हो जाएगा, E बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये E1 और E2 को अगर E ले तो E3 हमारा क्या है, E बाई 2। अब यहाँ पर तीन चीजें हैं, E1, E2 और E3, तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालेंगे, वो किसके डायरेक्शन में आएगा, E3 के डायरेक्शन में। तो E1 और E2 कितने डिग्री पर प्लेस्ड है, 90 डिग्री पर। तो E1 और E2 का नेट देखते हैं, नेट ऑफ E1 एंड E2। E1 और E2 का नेट क्या हो जाएगा, E नेट, यह आ जाएगा हमारा √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। यही करना पड़ेगा क्योंकि cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो 2E1 E2 cos थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा E है और ये भी E है, तो E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2E का स्क्वायर। E बाहर आ जाएगा तो कितना मिलेगा, E√2। ये हमारा नेट है, किसके कारण, E1 और E2 के कारण। अब जो कौन कौन सा बच गया, E3 बच गया और E नेट बच गया, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा, फाइनल रिजल्टेंट ऑफ E नेट एंड E3, इन दोनों का निकालना पड़ेगा, E3 और ये जो हमने E1 और E2 का नेट निकाला, इन दोनों को ऐड करने से मिलेगा। तो ER नाम दे देते हैं उसको। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए डायरेक्ट जोड़ के निकाल सकते हैं। तो E नेट प्लस कितना करना पड़ेगा, E3। तो E नेट देखो कितना आया है, E√2 प्लस E3 कितना आया था हमारा, E बाई 2 के बराबर। बस आ गया आंसर हमारा, है ना। तो कितना आ रहा है देखो यहाँ पर, इसको कहाँ लिखे, ऊपर लिखे क्या, इधर जगह इधर लिखते हैं, है ना। तो हमारा ER क्या आ रहा है, दिखाई दे रहा है क्या, हाँ ठीक है। ER हमारा क्या आ रहा है, E√2 प्लस E बाई 2। E कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, √2 प्लस 1 बाई 2। और E का वैल्यू देखो किसके बराबर है, GM बाई a स्क्वायर के, ये रख दो GM बाई a स्क्वायर, और ये आ गया √2 प्लस 1 बाई 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। और ये किसकी डायरेक्शन में है, B की डायरेक्शन में, टूवर्ड्स B के डायरेक्शन में। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक इजी है, समझ में आ गया क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
चलो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एक रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन मतलब कि जिसके सारे साइड क्या हो, बराबर हो। बिगड़ गया है ना, फिर से बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से, थोड़ा समझ जाना, ठीक है। वैसे ठीक बना है। देखते हैं, ये पॉइंट है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, है ना। एक रेगुलर हेक्सागोन है। क्या है? एक रेगुलर हेक्सागोन और साइड ए, साइड दिया गया है ए। ये जो डिस्टेंस है साइड है, कोई भी एक साइड ले लो, सब सेम रहेगा, ए है। हमें कैलकुलेट, हमें क्या दिया गया है, इसके जो कॉर्नर्स है ए बी सी डी, यहाँ पर मास रखा है एम। तो हमें कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर। तो यहाँ पर मान लो इसका सेंटर बना लेते हैं, ये सेंटर है ओ। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ओ। ओ पर निकालना है ना, इस पॉइंट ओ पर निकालना है कितना हो। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो देखते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो पहले वाले मास के कारण जो पॉइंट एम है, यहाँ पर फील्ड इधर आएगा, है ना। इसको मान लेते हैं ई ए, ए के कारण ई ए नाम दे देते हैं। दूसरा वाला किधर आएगा? इधर आएगा, इसको नाम दे देते हैं ई बी, बी के कारण। तीसरा वाला किधर आएगा? इधर आएगा, इसको नाम दे देते हैं ई सी। और तीसरा वाला किधर आ जाएगा? डी के डायरेक्शन में, इसको नाम दे देते हैं ई डी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ई ए कितना होगा। ई ए कितना हो जाएगा? तो देखो, ये डिस्टेंस भी ना ए ही होता है। रेगुलर हेक्सागोन में सेंटर से कोई भी कॉर्नर का डिस्टेंस देखेंगे तो वो ए ही मिलता है हमें, ठीक है। तो ये ए है, ये भी ए होगा, और ये डिस्टेंस भी ए होगा, और ये भी ए होगा। तो ई ए कितना आएगा? जी एम बाई ए स्क्वायर। अगर ई बी की बात करो तो वो भी सेम आएगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, तो सेम आने वाला है। डायरेक्शन अलग है, लेकिन इधर है इसका डायरेक्शन, इसका इधर है, इसका इधर है, और इसका इधर है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। तीसरा ई सी भी सेम आएगा, डायरेक्शन इधर होगा, और ई डी भी सेम आएगा। तो इन सब को ई के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जो नेट यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर तो ए के कारण और डी के कारण दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो रिजल्टेंट किसके किसके कारण आएगा? बी और सी के कारण आएगा। तो नेट इन दोनों के बीच में होगा ई नेट। तो ई नेट किसके किसके कारण आएगा? ई सी और ई बी के कारण। तो जो नेट होगा, नेट फील्ड इज ड्यू टू ई बी एंड ई सी। तो इसको देखते हैं कितना आ रहा है। तो ई नेट फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ई बी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस 2 ई बी ई सी कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा ये वाला? तो याद रखना है 60 डिग्री होता है अगर रेगुलर हेक्सागोन है तो, है ना। ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, सब 60 होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस 60 डिग्री। अब ई बी और ई सी बराबर है, उसको हमने ई के बराबर माना है, तो इसको लिख दो ई का स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर हो जाएगा, ई इंटू ई स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है? देखो, ई नेट हमें मिल रहा है अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो यहाँ से ई बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? अंडर रूट 3। तो ई रूट 3 आ जाएगा। ई की जगह हम क्या रख सकते हैं? जी एम बाई ए स्क्वायर। तो जी एम बाई ए स्क्वायर और ये रूट 3,
या फिर ऐसे लिख लो इसको √3 GM/a²। तो ये ई नेट मिल गया हमें। क्लियर है बच्चों? अब इसमें एक और कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या है उसको भी समझ लेते हैं। एक और कंसेप्ट है जिसको, ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू स्फेरिकल सेल, ड्यू टू स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल की वजह से क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड और फोर्स, उसको समझेंगे। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से रहेगा कहानी। ये एक सेल है और एक और सेल है, ऐसे करके इसका रेडियस दे दिया जाएगा, दूसरे वाले का रेडियस दे दिया जाएगा। इसका मास है m1, इसका मास है m2। क्लियर है? अब आपको क्या बोलेगा, यहां कहीं पर इस पॉइंट पर मान लेते हैं P पॉइंट पर एक और मास ले लेते हैं, सपोज करो एक और सेल बना लेते हैं ऐसे करके। ऐसे करके M3। यहां पर इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर, सपोज ये सेंटर से r डिस्टेंस पर है ये पॉइंट P। यहां पर आपको बताना है ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा इस पॉइंट P पर। क्लियर है दोस्तों? यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है वो बताना है। ये सर्कल अच्छे से नहीं बन पाया। ठीक है, तो यहां पर गॉस थ्योरम अप्लाई करें। गॉस थ्योरम क्या कहता है, इस पॉइंट P पर अगर हमें बताना है तो इस पॉइंट P पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, यहां पर इसको एक इमेजनरी ऐसे हम सेल बनाए, ऐसे इस पॉइंट P को जो ले, जिस पर ये पॉइंट P हो, तो उसके अंदर जितना टोटल जितना मास है उसी के कारण यहाँ पर फील्ड आएगा। क्लियर है? बाहर वाले के कारण नहीं आएगा। तो यहाँ पर पॉइंट P पर अगर हम लिखे फील्ड तो कितना लिखेंगे, पहले वाले मास के कारण लिखेंगे, m1 वाले के कारण क्या लिखेंगे, G m1/r², और दूसरे वाले के कारण भी लिखेंगे, प्लस कर देंगे G m2/r²। तो ये आ जाएगा G m1 + m2r²। तो ये पॉइंट P पर फील्ड आ जाएगा। बाहर वाले के कारण नहीं लेना है, केवल अंदर जो सेल है उसी के कारण आप वहां पर फील्ड लिखोगे। ठीक है, अब सपोज यहां पर एक मास m रख दे इस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट पर अगर एक m मास रख दे, यहां पर एक m मास रख दे इस पॉइंट P पर, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन मास m पर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स क्या होता है, E इंटू हमें क्या कर देना है m। तो फोर्स कितना हो जाएगा, F = m × E। वहां पर कितना फील्ड है, तो ये कितना आ जाएगा, E हमारा आया हुआ था उसमें m का इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा G m1 + m2 /r² × स्मॉल m। ये फोर्स आ जाएगा उस पर। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इस पर बेस्ड। ठीक है,
ऐसे 2 सेल दिया हुआ है, हमें 3 पॉइंट दिया गया, यहाँ से यहाँ पर है पहला पॉइंट P A डिस्टेंस पर, दूसरा पॉइंट है Q यहाँ पर B डिस्टेंस पर, और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर PQR C डिस्टेंस पर। तो हमें इन तीनों पॉइंट पर क्या बताना है, एक मास m को रखें तो उस पर कितना फोर्स लगेगा वो बताना है ना। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 कंसेंट्रिक सेल दिया गया है, M1 एंड M2, M1 एंड M2। कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन M ड्यू टू M1 एंड M2। M1 और M2 के कारण अगर इन तीनों पॉइंट पर मास M को रख के देखें तो कितना फोर्स लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं एट पॉइंट P पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा। तो एट P पहला है ना, तो P पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा। अगर यहाँ पर एक हम इमेजिनरी सेल बनाए ऐसे करके, तो इसके अंदर तो कोई मास नहीं आ रहा है, M1 भी नहीं आ रहा है, M2 भी नहीं आ रहा है, तो P पर फोर्स कितना हो जाएगा, 0। फोर्स कितना हो जाएगा, 0। दूसरा देखते हैं एट Q पर कितना आ जाएगा। तो Q यहाँ ऐसे सेल बनाए इमेजिनरी सेल, तो उसके अंदर क्या आ रहा है, M1। तो इस M1 के कारण ही यहाँ पर क्या आएगा, फोर्स आएगा। तो कितना फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पर, Gm1 बाई ये डिस्टेंस कितना है, B² इंटू क्या आ जाएगा, M, ये आ जाएगा फोर्स। तीसरा देखते हैं एट पॉइंट R इस जगह पर, तो यहाँ पर फोर्स कितना आ जाएगा, फील्ड कितना होगा यहाँ पर, G इसके कारण भी होगा और बाहर वाले के कारण भी होगा, दोनों का कारण होगा ये M1 प्लस M2 C², ये कितना डिस्टेंस, C² इंटू मास है, तो इतना फोर्स आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आई होप आपको ग्रेविटेशनल फील्ड का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।